हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 10 दिसंबर 2023 के प्रमुख समाचारों को देखते हैं। 10 दिसंबर अगर इतिहास में देखें तो आज के ही दिन 75 वर्ष पहले यानी 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई थी संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, और उस वजह से 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष जो है मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज भी मानवाधिकार दिवस है। ऐसे में आज चूँकि उस डिक्लेरेशन के 75 वर्ष हुए हैं, यानी आप कह सकते हो कि गोल्डन जुबली है, ऐसे में जो है उसको समझना कि वो क्या है, कैसे है। ऐसे में जो हमारा पहला न्यूज़ है वो यही है कि मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की 75वीं वर्षगांठ। ठीक है, इसमें क्या क्या मुद्दे हैं उसको समझेंगे। जो दूसरा समाचार है वह है अभी कुछ दिन पहले, 1-2-3 दिन पहले जो है वित्त मंत्री जी जो है सदन में यानी संसद में जो है एक भारत की आर्थिक परिदृश्य पे अल्पकालिक चर्चा के दौरान जो है उन्होंने ये जवाब दिया कि भारत में पिछले 5 सालों में 13.5 करोड़ लोग जो है बहुआयामी गरीबी या मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आए हैं। तो उसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि वो कहना क्या चाह रही हैं, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी होती क्या है और इसके किस किस आयामों में, और इसका भारत के लिए क्या इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जहाँ तक हमारा तीसरा समाचार है वो अभी जैसे कि आपको पता ही है कि 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक COP28 हो रहा है, और उसमें जो है COP28 जो सम्मेलन होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के आधार पे उसमें क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट दो प्रमुख हैं। क्योटो प्रोटोकॉल जो है देशों के लिए नेशनल कम्युनिकेशन या राष्ट्रीय जो है संचार, उसको नेटकैम बोलते हैं, और पेरिस एग्रीमेंट में जो है BUR या बाइनियल अपडेट रिपोर्ट जारी करने की बात करता है कि जिसके जरिए जो है देश जो है जलवायु परिवर्तन और उत्सर्जन में क्या किए हैं उसको उनको बताना पड़ता है। ठीक है, साथ ही साथ पेरिस एग्रीमेंट जो है देशों को अपने यहाँ एडाप्टेशन या अनुकूलन के लिए क्या किया गया है उसके लिए भी ऐसी एक संचार या कम्युनिकेशन की बात करता है, उसको एडाप्टेशन कम्युनिकेशन या अनुकूलन संचार कहते हैं। तो भारत अपने जो पुरानी क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट के तहत जो नेटकॉम या BUR करता था उसी के साथ साथ एक क्लाइमेट एडाप्टेशन भी किया है, जिसमें बताया गया है कि पिछले साल मतलब जब का ये रिपोर्ट है उसमें भारत ने अनुकूलन के लिए जो है अपने GDP का 5.5% खर्चा किया है। ठीक है, आइए चलिए हम इसको देखते हैं। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के 75 वर्ष, गोल्डन वर्ष। देखिए, इसकी घोषणा जो की गई थी, ये जो लाया गया था वो 10 दिसंबर 1948 को जो है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा लाया गया था। जहाँ तक इसके लाने की पीछे की बात है तो आप इसको समझ सकते हैं कि वो किस परिस्थिति से गुजरा था और संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कैसे हुआ था। 2 महायुद्ध हो चुके थे और उन दोनों महायुद्धों में इंसानों की जान की कोई कीमत नहीं रह गई थी। अनेक राजनीतिक उद्देश्यों के लिए लोग जो है अपनी जानों का बलिदान दे रहे थे, और जर्मनी में जो है जो होलोकॉस्ट और इस तरह के जर्मनी या हिटलर के द्वारा जो किया जा रहा था वो तो मानवता के लिए कहीं ना कहीं अत्यंत कह सकते हो निकृष्ट स्थिति तक पहुंच गई थी। ऐसे में विश्व नेताओं ने जो एक किया कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि अब ऐसा नहीं, मनुष्य एक अधिकार रखता है मनुष्य होने के नाते। जैसे आप समझिए कि आप मनुष्य कह रहे हैं कि हम मानव हैं, तो मानव कब कहा जाएगा? उसके लिए कुछ चीज़ें होनी चाहिए, कुछ परिस्थितियां होनी चाहिए, और वो परिस्थितियां हर मनुष्य को, सभी चाहे कहीं भी हो, सभी को प्राप्त होना चाहिए। ऐसे में यह जो है कह सकते हो कि गुलामी के विरुद्ध था, यह जो है उपनिवेशवाद के विरुद्ध था, ये रंग भेद के विरुद्ध था, ये लिंग भेद के विरुद्ध था, ये किसी भी तरह के दुनिया में शोषण के विरुद्ध था, यहाँ तक कि इसमें लोकतंत्र को भी महत्वपूर्ण माना गया है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो आप कह सकते हो कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो है मानवाधिकारों की जो सार्वभौमिक घोषणा है वो एक मनुष्य को कंप्लीट बनाता, एक मनुष्य को यानी एक जो होमोसेपियंस या कह सकते हो कि एक जो मनुष्य कहते हैं ना सामाजिक प्राणी है, तो मनुष्य प्राणी है, उसको मनुष्य बनाने के लिए जो परिस्थितियां हैं उसको उसकी घोषणा जो करता है वो ये मानवाधिकारों की घोषणा करता है। हालांकि इसको ये कोई संधि नहीं थी, ये कोई बाध्यकारी नहीं था देशों को लेके, इसलिए
इसको लेके बहुत सारे देशों द्वारा जो है इस पर बहुत ज़्यादा कह सकते हो कि नहीं कार्रवाई की गई। हालांकि भारत में इनमें से आप देखोगे तो बहुत सारे जो मानवाधिकार हैं उनको अपने मूल अधिकारों में भारत ने अपने फंडामेंटल राइट में जगह दी थी। और ये कहीं ना कहीं भारत के अपने जो बताता है कि भारत के जो संविधान निर्माता थे वो भारत के लोगों के प्रति कितने चिंतित थे, कितने जागरूक थे। ठीक है। और जहाँ तक आज की परिस्थिति है कि अगर हम 75 वर्ष में मानवाधिकार घोषणा के बारे में देखें तो आज देख रहे हो रूस यूक्रेन युद्ध की क्या भयावहता है, हमास का किस तरह से जो है इजराइल पर हमला होता है, उसमें सैकड़ों लोग कह सकते हो हजारों लोग मारे जाते हैं, किस बर्बरता से हमला किया जाता है, और फिर इजराइल की जवाबी कार्रवाई में किस तरह से वहाँ महिलाओं बच्चों और इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। और इसी तरह से सूडान, अफ्रीका, यानी पूरी दुनिया के देशों में जिस तरह से मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, जिस तरह से जो है तानाशाही शासन आ रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र भी मानवाधिकार का एक अंग, इसलिए इस पर प्रश्न चिन्ह उत्पन्न हो रहा है। हालांकि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है, जो कि कह सकते हो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मानवाधिकार के लिए एक संगठन है, उसने कहा है कि कहीं ना कहीं ये घोषणा बताती है कि मानव के लिए जो अधिकारों के लिए कहीं ना कहीं कोई एक चीज़ है जो एक प्रकाश स्तंभ है, जो हमें दिखाता रहता है कि हमने बहुत कुछ प्राप्त किया है और बहुत कुछ प्राप्त करना है। ठीक है, चलिए आइए हम इसको देखते हैं। चर्चा में क्यों है, क्योंकि 75 साल इसके जो है आज पूरे हो गए हैं। 10 दिसंबर 1948 को जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक सार्वभौम मानवाधिकारों के लिए सार्वभौम घोषणा को मंजूरी दी थी। और क्यों दी थी, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध की भयावहता के बाद उभरी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की आधारशिलाओं में से एक थी। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में देख रहे हैं खाई में लोग मर रहे हैं, मशीन गन चल रहे हैं, उसमें से पीछे से आदमियों की जान की कोई कीमत नहीं है। ये तो चलो अपने राष्ट्रवाद, अपने देशों की सुरक्षा के लिए है, बच्चे मर रहे हैं, बुजुर्ग मर रहे हैं। और उसमें जो जर्मनी है उसने तो यहूदियों के लिए जो है उनको तो कीड़े मकोड़े समझ के उनका समूल विनाश करने तक की बात कर दी थी। और यही नहीं, आप ये सोचिए कि ये जर्मनी और वहाँ नहीं हो रहा था, अनेक तरह के, जैसे भारत में कितने तरह के जो है आप देख रहे थे कि जो औपनिवेशिक शासन भारत में उत्पीड़न कर रहा था, चीन चाइना में या किसी बहुत सारे विकासशील देशों में कर रहा था, अफ्रीका में, अमेरिका में जो है ब्लैकों को जो है किस तरह से लिंग भेद और इस तरह का सामना करना पड़ा, ये बहुत सारी चीज़ें है ना। दक्षिण अफ्रीका में तो 90 के दशक तक जब तक नेल्सन मंडेला ने जो है उस नहीं किया, तब तक वो लिंग भेद और वो सारी चीज़ें चलती रही। तो कहीं ना कहीं वो परिस्थितियाँ जो कहीं ना कहीं मनुष्य को मनुष्य नहीं रहने देती है, क्योंकि मनुष्य, आप समझो कि मनुष्य किसी का साधन नहीं हो सकता है। जो इसके पीछे समझो मनुष्य है, हम अपने आप में लक्ष्य हैं। जैसे एक आप कह सकते हो कि मानववादी जो मानवेंद्र नाथ हैं, पहले वो मार्क्सवादी थे, बाद में वो मानववादी हो गए, ह्यूमनिज्म। वो कहते हैं कि मनुष्य, या इस तरह के और जो लोग सातरादी कहते हैं कि मनुष्य किसी का उद्देश्य नहीं हो सकता है, मनुष्य सतह में लक्ष्य है। ठीक है, ऐसे में जो कहीं ना कहीं मनुष्य की संपूर्णता के लिए, मनुष्य के पूरे विकास के लिए जो परिस्थितियां चाहिए होती है वो उसे उपस्थित होनी चाहिए। और ये किसी एक देश, एक समुदाय, एक समाज के लिए नहीं होनी चाहिए, सभी मनुष्य के लिए, कोई मनुष्य पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। इसीलिए ये घोषणा जो है यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल क्या कहा जाता है? यूनिवर्स एक ही है ना। यूनिवर्सल मतलब सभी लोगों पर, सभी स्थानों पर, सभी समय पे। ठीक है, सभी समय पर, सभी स्थानों पर, सभी लोगों के लिए घोषणा की गई है, इसमें कोई भेदभाव नहीं किया गया है। ठीक है, तो ऐसे में उस परिस्थितियों को समझो विश्व युद्ध की, कभी पढ़िएगा आप लोग, देखिएगा कि क्या कैसे हुआ था, कोई फिल्म देखिएगा कि कैसे जो है मनुष्य जो है किसी और उद्देश्यों की प्राप्ति का साधन हो गया था। मनुष्य की हर तरह जो है कोई बहुत फिल्म देख लीजिए, देखिए आपको पता चल जाएगा, गुलामों की ज़िंदगी, ऐसे बहुत सारी जगहों पे जो है कहीं ना कहीं भारत में ही बहुत सारा जाति आधारित जो है छुआछूत, भेदभाव, अस्पृश्यता, महिलाओं के साथ जो बहुत सारी चीज़ें होती रही, आज भी दिख जाती है कि कई जगह जो जैसे ISIS आया था, उसने महिलाओं को सेक्स स्लेव बनाया था। तो इस तरह की चीज़ों को उन्मूलित करने के लिए एक सार्वभौमिक घोषणा जो है इसमें की गई थी। और आज अगर देखें कि आज भी 75 वर्षों बाद भी अगर कहीं ना कहीं छोटे से छोटे पॉकेट में भी अगर वो परिस्थितियां हैं, तो वो घोषणाएं आज भी हमें हमसे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही हैं कि क्या हम अपने को मनुष्य कह सकते हैं, जबकि मनुष्यत्व या मानवता कहीं ना कहीं इस तरह की कंडीशन में रह रही है कि उसे आप मानव नहीं कह सकते हैं। ठीक है,
तो इसको जो है, इस घोषणा में जो है सभी लोगों और सभी राष्ट्रों के लिए उपलब्धि का एक सामान्य मानक दिया था। ठीक है, और इसमें आप समझिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के जो प्रमुख हैं वोल्कर तुर्क, उन्होंने कहा इतिहास के एक निराशाजनक क्षण, उस समय एकदम निराशाजनक क्षण था और संघर्षों और संकटों से ग्रस्त है, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि मानवाधिकार विफल नहीं है। जैसे आज भी देखिए बहुत सारी संकट है, लेकिन ये संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख कह रहे हैं कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि मानवाधिकार विफल नहीं हुए हैं। कई सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने कानून बना के मानवाधिकार को अपने यहाँ लागू किया है, और बहुत सारे देशों द्वारा इसके लेकर प्रयास किया जा रहा है, निजी क्षेत्र पे किया जा रहा है, बहुत सारे NGOs हैं, बहुत सारे संगठन हैं, और कहीं ना कहीं जो अभी भी ये बताता है, जो मानवाधिकारों का जो उल्लंघन होता है वो बताता है कि कहीं न कहीं अब भी हम पशु ही हैं, हम में कुछ न कुछ पशुत्व का अंश अभी भी है, जिसको हमें निकालना है। ये बात मानवाधिकारों की संयुक्त घोषणा कहती है। अगर हम इसमें देखें कि इस घोषणा में क्या है, तो बहुत ज़्यादा नहीं है, आप पढ़ भी सकते हैं। जो है इसमें एक प्रियम्बल है, जैसे हमारे संविधान में है उतना ही बड़ा प्रियम्बल होगा, और 30 आर्टिकल हैं। उसमें जो प्रमुख बातें हैं, आप क्या लिखा है मैं बता देता हूं, यहीं से बता देता हूं, बहुत उसमें डिटेल में नहीं। आप सोचिए कि एक मनुष्य के नाते आप मनुष्य हो, आपको जो जो अधिकार चाहिए अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए, किसी को परेशान करने के लिए नहीं, अपने सकारात्मक विकास के लिए जो जो अधिकार चाहिए वो सारी बातें उसमें कही गई है, वो सारे अधिकार उसमें कहे गए हैं। आपको स्वतंत्रता मिली है हर तरह की, धर्म की, विश्वास की, उपासना की, पूजा पद्धति की, शिक्षा का अधिकार मिला है, बेहतर रोजगार का मिला है, बेहतर जीवन परिस्थितियों को देने का अधिकार मिला है, शासन प्रशासन में भागीदारी का अधिकार मिला है, आपको जीवन का अधिकार मिला है। अगर किसी देश में आपका उत्पीड़न हो रहा है तो दूसरे देश में आपको शरणार्थी के रूप में शामिल होने का अधिकार मिला है। और साथ साथ उसमें सिर्फ अधिकार ही नहीं है मानवाधिकार, लेकिन सारे लोग अधिकारों की बात करेंगे तो उसके साथ ही साथ जैसे आपका अधिकार मेरा कर्तव्य, मेरा अधिकार आपका कर्तव्य, उसमें कुछ कर्तव्यों की बात है कि हम जैसे अपने अधिकारों की बात करते हैं, इसी तरह से और सारे लोगों के अधिकारों के प्रति हमारा दायित्व भी है, यह भी उसमें कहा गया है। जैसे हमारे मूल अधिकारों में जो है उसमें सिर्फ अधिकारों की बात है, कर्तव्य एक अलग से जोड़ा गया है, लेकिन मानवाधिकार की जो सार्वभौमिक घोषणा है उसमें कर्तव्य के भी कुछ प्रावधान किए गए हैं, ताकि लोग समझ सके कि जो अधिकार होता है वो कर्तव्य के साथ आता है। ठीक है, तो इसमें जैसे देखिए क्या है, सभी मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुए हैं और गरिमा और अधिकार पर सबका समान अधिकार है। ये नहीं कि कोई व्हाइट है तो उसी का होगा, ब्लैक का नहीं होगा, पुरुष है तो उसका होगा, महिला का नहीं होगा, फला धर्म का है तो दूसरे धर्म का नहीं होगा, फला देश का है तो दूसरे देश का नहीं होगा, ऐसा नहीं है। गरिमा और स्वतंत्रता सभी का समान अधिकार है। उसी तरह से हर कोई जाति, रंग, लिंग, धर्म, भाषा, जाता, राजनीतिक या कोई राय रखता हो उससे मतलब नहीं है, उसके पास उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव इन मानवाधिकारों की प्राप्ति में नहीं की जाएगी। इसी तरह से कहता है कि किसी को भी गुलाम या गुलामी में नहीं रखा जाएगा, क्योंकि देखा गया कि बहुत सारी उस तरह से परिस्थितियां भी थी। और गुलाम क्या होता है, उसका अपना विचार नहीं होता है, उसका अपना कुछ नहीं होता। मनुष्य गुलाम खरीदे बेचे जाते थे। ये भी हमारे जो है आप विश्व इतिहास या वैश्विक इतिहास की परिघटनाएं रही हैं। वो कहीं ना कहीं वो कलंकित इतिहास रहा है, जो मानवता के सामने, मानवता का वो कलंकित इतिहास रहा है, जो हमें बताता है कि हमें इस तरह की परिस्थितियों से बचना पड़ेगा। ये बातें भी यहाँ पे कहा गया है। और भी जैसे कानून के समक्ष सभी समान हैं, कोई व्यक्ति कानून के सामने भेदभाव नहीं किया जाएगा, और जिसको भी दिक्कत होती है उसके लिए उसको एक व्यवस्था बनेगी जहां पे वो अपनी बात रह सकता है, यानी स्वतंत्र न्यायपालिका के लिए भी इसमें कहा गया है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। दूसरे देशों में शरण लेने की अगर उत्पीड़न हो रहा है, बहुत व्यापक है, पढ़िएगा। जो मैंने बताया ना कि एक इंसान होने के नाते जो कुछ भी आपको ज़रूरी चाहिए होगा, आंख बंद करके अपने लिए सोच लीजिएगा, वो सारी चीज़ें उसमें कही गई है, क्योंकि ये सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक का यही होता है कि वो सबके लिए होता है। उसको कोई ये कहे कि नहीं नहीं हमें नहीं, आप मानवाधिकारों का उल्लंघन करेंगे तो फिर आपको भी वो अधिकार लेने का अधिकार नहीं रहता है, ऐसे सोच के देखिएगा। ठीक है, चलिए इसे क्यों तैयार किया गया है फिर बता रहा है। फिर वही बात है, क्यों तैयार किया गया, क्योंकि उस समय की परिस्थितियां ऐसी थी, और जिसमें उस समय के विश्व राजनेताओं ने कहा फिर कभी नहीं, फिर ऐसा नहीं हो, हमें ये करना होगा, और इसके लिए उन लोगों ने ये घोषणा तैयार की।
और जब ये घोषणा, जैसे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल कहता है कि जब ये घोषणा हुई उस समय आधी दुनिया की अधिकांश आबादी औपनिवेशिक शासन के तहत रहती थी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी, औपनिवेशिक शासन रहने के बावजूद भी इसमें यह सुनिश्चित किया गया कि बिना किसी भेदभाव के सभी मानव अधिकारों का वादा किया गया और पुरुषों और महिलाओं के लिए भी समान अधिकारों की पुष्टि की गई थी। ठीक है, यानी ये भले उस समय की आबादी उपनिवेशिक थे, बहुत सारे देश उपनिवेशिक, लेकिन जिन लोगों ने उसमें संयुक्त राष्ट्र में थे उन सभी लोगों ने सभी के लिए समानता की बात की थी। ये बात समझिए कि अब ऐसा न हो कि द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थितियां या उस तरह की जो परिस्थितियां थी उस तरह की परिस्थितियां न होने पाए, इसलिए इसे तैयार किया गया था। इससे क्या हासिल हुआ? प्रश्न ये है कि इससे हासिल क्या हुआ। देखिए, ये कोई संधि नहीं है, इसलिए कानूनी बाध्यता नहीं है, ये बात आप कह सकते हो। लेकिन आप देखेंगे तो 70 से ज़्यादा देशों ने इसे अपने कानून में स्थान दिया। भारत में तो उसमें से अधिकांश को मूल अधिकार के रूप में जो है मान्यता दी गई है, यानी कि वो फंडामेंटल राइट है, वह कानून संसद भी नहीं छीन सकती है आपको। ठीक है, इतना महत्वपूर्ण है। और इसके द्वारा निर्धारित सिद्धांतों को कई देशों में कानूनों में शामिल किया गया है। और जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के उच्चायुक्त ने कहा कि इसने कई देशों में उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन को चलाया, कई देशों में स्वतंत्रता संग्राम को इसने अंजाम दिया, और जैसे इसने लैंगिक मुद्दों को, LGBTQ मुद्दों को, लैंगिक समानता आदि के मुद्दों को, लिंग भेद आदि, रेस जो है नस्ल भेदी, जैसे मार्टिन लूथर किंग आदि अमेरिका, या में नेल्सन मंडेला, ऐसे आदि देशों के लिए ये क्या था? ये प्रकाश स्तंभ था, वो मसाल थी जिसके आधार पे वो मांग कर रहे थे। अगर आप कह रहे हो, आप जैसे गुलामी की विरोध कर रहे हो, तो आप क्यों कर रहे हो? आपको बताना पड़ेगा ना कि क्यों कर रहे हो, क्योंकि बताओगे कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग जो सार्वभौमिक घोषणा है वो मानव के लिए ये अधिकार देते हैं, मैं भी मानव हूं, हमें ये अधिकार मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस अधिकारों ने लोगों के लिए मसाल दिखाया। हालांकि स्थिति क्या है, अगर आज देखेंगे तो बताने की ज़रूरत नहीं है, अनेक देशों में ये चीज़ें दिख रही है। जैसे आप देखिए, रूस यूक्रेन का संकट देख लीजिए, इजराइल हमास का देख लीजिए, दोनों तरफ से नुकसान किसका हो रहा है? मानव अधिकारों का ही और मानव का ही नुकसान हो रहा है। और अफ्रीका ऐसे देशों में देख लीजिए, जलवायु संकट के कारण बहुत सारी देशों में देख लीजिए कि किस तरह से संकट और खासतौर से विकासशील देशों और अल्पविकसित देशों को भुगतना पड़ रहा है। ठीक है, बहुत सारे देशों में अभी भी जो आतंकवाद की समस्या है, ये भी मानवाधिकार के समक्ष एक गंभीर संकट है। ठीक है, तो ये सारी बातें अभी भी उपस्थित हैं। कहीं ना कहीं ये हमें मजबूर कर रही है सोचने के लिए कि क्या हम वो हैं। इसी तरह से जैसे कि अभी संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस कह रहे हैं कि मानवाधिकारों ने कई सारे देशों में उत्पीड़न, जैसे कई सारे देश देख रहे हैं कि छोटे छोटे देशों का मानवाधिकारों के उल्लंघन के नाम पे वहाँ पे उनके संप्रभुता में हनन भी करते रहते हैं। ये भी बहुत सारी समस्याएं, जबकि खुद उनके यहाँ मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है। इसमें अमेरिका पर भी और नाटो के देशों पर भी इस तरह का आरोप लगता है। हालांकि फिर वही बात कि ये वो मसाल है, ये वो दिया है, ये वो चीज़ है जो दूर से भी रोशनी आती है तो अंधेरे में दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं उजाला है। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है हमारा, देखिए कि हमारे वित्त मंत्री ने अभी, ये न्यूज़ जो चर्चा में क्यों हुआ, क्योंकि वित्त मंत्री जी अभी संसद में एक अल्पकालिक चर्चा आया था, जो कि देखा जाए तो 2.5 घंटे की चर्चा होती है, और उसमें जो है प्रश्न पूछे जाते हैं और मंत्री जवाब देते हैं, मतदान नहीं होता है। कुल मिला के इस पे जो है कार्यपालिका और संसद के जरिए पूरे देश का ध्यान उस पर आकर्षित किया जाता है। तो उसी तरह के एक अल्पकालिक प्रश्न द्वारा जो है अर्थव्यवस्था की स्थिति पे प्रश्न पूछा गया था। आमतौर पे जो 2.5 घंटे की चर्चा है वह 3 घंटे तक इस पे चलती रही, और उसमें वित्त मंत्री जी ने बताया भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कि भारत, जैसे बहुत सारी, कि भारत दुनिया की आज सबसे तेज़ी से विकसित होती अर्थव्यवस्था है, दूसरी तिमाही में जो है ये 7.6% से वृद्धि की है, जो कि सर्वाधिक है, और भी बहुत सारी चीज़ें। साथ ही में उन्होंने बताया कि जो बहुआयामी गरीबी के रूप में जो हैं 2015 पिछले 5 सालों में जो है 13.5 करोड़ लोग जो है बहुआयामी गरीबी रेखा से बाहर आए हुए हैं। तो अब ये प्रश्न हो जाता है कि बहुआयामी गरीबी रेखा क्या होती है। देखिए,
गरीबी रेखा को आम तौर पे जो हम लोग देखे हैं कि उसको उपभोग पर जो है या ऊर्जा उपभोग को लेकर जो है गरीबी रेखा कैलोरी इंटेक के आधार पर निर्धारित की जाती रही है। लेकिन इसको नहीं करके जो है संयुक्त राष्ट्र डेवलपमेंट यूएनडीपी द्वारा वर्ष 2010 से एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एमपीआई जारी की जाती है, जो 3 आधारों पे स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर में, जैसे 3 आधार और उसमें 10 चीज़ें रहती है, उसके आधारों पे दुनिया के देशों का जो है गरीबी रेखा का निर्धारण करती है। यानी गरीबी को के बड़े पैमाने को उसमें व्यापक पैमाने को कवर किया जाता है। उसमें जैसे स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य के 2 घटक हैं, शिक्षा है, शिक्षा के 2 घटक हैं, और जीवन स्तर है, उसमें उसके 6 घटक, यानी कुल मिला के 10 घटकों के आधार पे किसी भी व्यक्ति या परिवार का जो है गरीबी के बारे में आंकड़े निकाले जाते हैं। भारत सरकार के नीति आयोग ने भी भारत की स्थिति को सुधार करने के लिए वर्ष 2021 से राष्ट्रीय मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स NMPI जारी करना शुरू किया, जिसमें उसी यूएनडीपी के जो एमपीआई है उसको आधार बनाया और उसमें उसको भारत के आधार पे जो है उसमें थोड़ा सा संशोधन करके उन्हीं 3 स्तरों यानी स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर की बात की। लेकिन स्वास्थ्य वाले में एक घटक और जोड़ दिया, मातृत्व स्वास्थ्य, माता का स्वास्थ्य, और जीवन स्तर वाले में बैंकिंग, जो बैंक खाते को जोड़कर, यानी टोटल 12 घटकों के आधार पे इसका निर्धारण किया। इन दोनों के आंकड़े अगर देखोगे आपको पता चलेगा, अगर पिछले सालों में, तो भारत में निश्चित रूप से मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स में बड़ी संख्या में आई है। जैसे कि जो 2023 की एमपीआई के डेटा से देखेंगे तो 2015 से लेके 2020-21 तक जो है तकरीबन 41 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है गरीबी रेखा के बाहर आए हैं, जिसमें 23 करोड़ जो है 14-15 तक आए थे। बाद के 5 सालों में जो है 17 या 18 करोड़ आए हैं। उसी तरह की बात जो है इसमें भी कहा गया है कि भारत में पिछले 5 सालों में 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर निकले हैं। फिर भी अभी चाहे अगर आप वैश्विक स्तर के मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स को मानो तो भी भारत की 15% आबादी, या इसको भी मानोगे तो 14.85% आबादी गरीबी रेखा के नीचे अभी भी रह रही है, जिसके प्रमुख कारणों में देखा जाए तो स्वास्थ्य और शिक्षा, ये 2 चीज़ अभी बनी हुई है। और जो पोषण, जो जीवन स्तर को देखा जाए तो उसमें कहीं ना कहीं जो घरेलू स्तर पे जो ऊर्जा का उपयोग है वह, और स्वच्छता, ये 2-3-4 चीज़ें जो है जो अभी भी भारत के लिए चुनौती बनी हुई है। और जो सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, आप देखोगे स्वास्थ्य और इस तरह की चीज़ों के साथ साथ जो है, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे हर घर जल योजना हो, चाहे सबको आवास योजना हो, ये सारी पहलू कहीं ना कहीं इसी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को समझने के लिए है। आइए चलिए हम इसको देखते हैं। क्या कहा है केंद्रीय वित्त मंत्री ने संसद में कि पिछले 5 वर्षों में लगभग 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं, और भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था की गति को बरकरार रखे हुए है, जिसमें सभी क्षेत्र आर्थिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। अब हम अभी कल ही पढ़ाए थे, उसके पहले भी पढ़ाए थे कि कहीं ना कहीं भारत की अर्थव्यवस्था निश्चित रूप से बेहतर प्रदर्शन कर रही है। इसमें कोई बेहतर, उसमें जैसे दुनिया के प्रमुख देशों में सबसे बेहतर कर रही है, और वैसे भी सबसे बेहतर कर रही है। ठीक है, तो इसमें और साथ ही में ये जो बेहतर प्रदर्शन है, क्या ये हमारे लिए समावेशी विकास है? हो सकता है कि एक परिवार, आप समझिए इसको क्या कहना चाह रही हैं कि एक परिवार में 5 लोग हैं, ठीक, 5 लोग हैं, कोई जैसे 5 लोग मिलके, जैसे कोई 1000 कमा रहा है, कोई 100 रुपये, कोई ऐसे करते हुए 2000 रुपये जीडीपी है। अगले साल हो सकता है जो 1000 कमा रहा हो वह 2000 कमाने लगे, और जो बाकी लोग हैं उनमें से जो 100 है वो 50 हो जाए, और इस तरह से हो जाए, और मिल के देखा जाएगा तो भाई जीडीपी वो 1000 बढ़ा है तो वो बढ़ जाएगा, और वो दिखाएगा कि बहुत अच्छा विकास हो रहा है। लेकिन क्या वास्तव में हुआ? क्योंकि ज़्यादातर उसमें 1 ही 2 लोगों का विकास बढ़ा, वृद्धि हुई, और बाकी लोग जो है पिछड़ गए। ऐसे में ये देखना कि अर्थव्यवस्था बढ़ रही बहुत अच्छी बात है, खूब तेज ग्रोथ कर रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या वो समावेशी है? क्या वो जो समाज के निचले पायदान के लोग हैं उनको अपलिफ्टमेंट कर रही है? इसके लिए बहुत सारे प्रयास करने पड़ते हैं सरकारों के द्वारा, या जो घर का मुखिया होता है उसके द्वारा करने होंगे।
तो उसके लिए देखना पड़ता है कि गरीबी, यही कि गरीबी से बाहर हुए कि नहीं, शिक्षा का स्तर बढ़ा कि नहीं, स्वास्थ्य का स्तर बढ़ा कि नहीं, जीवन स्तर बढ़ा कि नहीं, और ये सारे शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर के आंकड़े को मिला दिया जाता है तो मल्टी डायमेंशनल पावर्टी हो जाती है। तो इसी मल्टी डायमेंशनल पावर्टी के आधार पर पता चला कि बढ़ ही रही, न केवल बढ़ रहा है भारत तेजी से, उसने बहुत तेजी से अपने जो बहुआयामी गरीबी हैं, उन गरीब लोग हैं, उनको भी उससे बाहर निकाला है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। और क्यों चर्चा किया, क्योंकि राज्यसभा में ये अल्पकालीन चर्चा हो रही थी, उसमें ये बात की गई थी। देखिए, गरीबी पर नीति आयोग की 2022-23 की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि 13.5 करोड़ लोग भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर आ गए हैं। अब आइए चलिए देख लेते हैं कि बहुआयामी गरीबी का निष्कर्ष क्या है। इसमें देखिए कहा गया है कि ये एक्चुअल में जुलाई 2023 में डेटा आया था, जुलाई 2023 में उसका भी आया था वैश्विक वाले का, यूएनडीपी और जो ऑक्सफोर्ड संस्थान के द्वारा आता है यानी, और इसका भी आया था जो नीति आयोग द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इसमें बताया गया कि बहुआयामी गरीबों की संख्या 2015-16 में 24.825 यानी 15-16 में लगभग 25% बहुआयामी रूप से गरीब थे भारत में, वह घटकर 19 से 21 में जो है 14.96%, यानी कि देखा जाए तो पिछले 5 सालों में 10% की गरीबी, जो गरीबी का जो आंकड़ा था 10% भारत की जनसंख्या गरीबी रेखा के ऊपर आ गई, और वह संख्या जो मिलके हुई 5 सालों में वो कितना 13.5 करोड़, यानी 15-16 में जहां लगभग 24.85 यानी 25% मान लो इसको, और वो 19 से 21 के बीच में, क्योंकि 20 में कोरोना था तो उसलिए निकाला गया कि 19 से 21 के बीच में जो है 14.96% ही रह गई, यानी कि 15% मान लो मोटा मोटा। तो 25% से 15% आ गया गरीबी, यानी कि 10% लोग जनसंख्या के गरीबी रेखा के ऊपर आ गए। और इस तरह से आंकड़े देखा जाए तो 13.5 करोड़ आ गया, क्योंकि अब भले हम 140 करोड़ हैं, लेकिन उस समय 130 से 40 करोड़ का जो दौर था, इसलिए 13.5 करोड़ लोग जो है गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। यह नीति आयोग के डेटा में आया है। और क्या है, इसमें बताया गया है कि सुधार के कारण क्या हैं, जैसे खाना पकाने के ईंधन, उज्ज्वला योजना आप करते जाइएगा, स्वच्छता, हर जो स्वच्छ भारत मिशन 1-2 जो चल रहा उसका प्रयास है, पेयजल, बैंक खातों तक पहुंच जैसे संकेतकों में सुधार के कारण यह बेहतर देखा गया है। हालांकि पोषण और शिक्षा तक पहुंच जैसे संकेतक में सुधार केवल मामूली रहा है। ठीक है, यानी ये चीज़ें हैं जो अभी भी कहीं ना कहीं इसको रोके रखी हैं। और बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान, जिसे कभी बीमारू राज्य कहा जाता है, या जहाँ पे अधिकांश ग्रामीण जनसंख्या रहती है, और वो भी उसमें भी बहुआयामी रूप से गरीब जनसंख्या रहती, उसमें बहुत तेज़ी से सुधार हुआ। क्यों? क्योंकि देखिए, जहाँ पे ज़्यादा काम करने को होगा ना, वहाँ पे ज़्यादा तेज़ी से सुधार दिखता है, क्योंकि यहाँ पे रहने वाली सबसे तेज़ 32.5% से 19%, यानी और औसत आया है 10%। 5 सालों में 10% गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं, लेकिन यहाँ पे कितने आए हैं 32 से 19, यानी कि 13.25% जो है यहाँ पर गरीबी रेखा घटी है। तो कहीं ना कहीं इसका भी आप प्रभाव देख सकते हैं। वैश्विक एमपीआई के साथ तुलना करेंगे तो वही आंकड़ा जो हमारा ग्लोबल एमपीआई, जो हमारा नीति आयोग का बताता है, वही वैश्विक एमपीआई भी बता रहा है। जैसे देखिए, 2015-16 में भारत में 64.5 करोड़ लोग गरीब थे, बहुआयामी रूप से गरीब थे। 15-16 में यह संख्या 37 करोड़ हो गई, और 19-21 में यह 23 करोड़ हो गई। तो 64 करोड़ से 23 करोड़, यानी 41.5 करोड़ लोग जो है 15 सालों में जो है गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। और वैसे 37 करोड़ से 23 करोड़ यानी 14 करोड़, यानी कि चाहे आप वैश्विक स्तर का आंकड़ा ले लो, चाहे नीति आयोग का आंकड़ा ले लो, दोनों ये बताता है कि 13.5 से 14 करोड़ लोग पिछले 5 सालों में बहुआयामी रूप से गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। यानी देश में केवल आर्थिक विकास ही नहीं हो रहा है, देश का जो आर्थिक विकास है वो समावेशी भी हो रहा है, क्योंकि समाज के सबसे निचले पायदान के लोगों के जीवन के स्तर में जो बहुव्यापक आधार पर गरीबी है, उसमें भी ये सुधार कर रहा है। ठीक है, तो वही है, समझ लीजिए, सीधे वही बातें हैं। अब आइए जरा देख लेते हैं कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक क्या है। देखिए, ये सूचकांक मैं भी इसको बताता हूं कि जैसे देखिए, ये सूचकांक है, ये इसको जो है 2021 में जो है 2021 में इसको नीति आयोग लाया था। इसका उद्देश्य था कि वैश्विक एमपीआई के स्थान पर विश्व स्तर पर संरक्षित
यानी ऐसी व्यवस्था जो वैश्विक आधार पे तैयार की गई हो लेकिन फिर भी भारत स्तर पर अनुकूलित हो, यानी उसमें भारत के आधार पे चीजें हो। ऐसा क्यों किया जा रहा है कि भारत को वैश्विक एमपीआई में बेहतर बनाना है, तो उसके आंकड़े के आधार पे भारत का डेटा तैयार किया जाए कि उसमें माइक्रो लेवल पता चल जाएगा, फिर उस पर काम करके उस चीज़ों को सुधार किया जा सकता है। ठीक है, सरकार जो उज्ज्वला योजना या बैंकिंग खाता या जो महिलाओं के लिए जो ये आप पेयजल वाला या हर घर जल जो बिजली पहुंचा रही है या आवास दे रही है, ये सारी चीज़ें क्या है, ये कहीं ना कहीं बहुआयामी जो आधार पे जो हम गरीबी रेखा है इसमें भारत को बाहर निकालना चाहते हैं। देखिए जो एनएमपीआई है यानी राष्ट्रीय मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, इसमें 12 इंडिकेटर है, लेकिन ये भी 3 पे ही हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन का स्तर। ये ग्लोबल एमपीआई है, उसमें भी यही बात है, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन का स्तर। उसमें न्यूट्रिशन है, इसमें भी न्यूट्रिशन है। उसमें चाइल्ड एडोलेसेंट और मोर्टेलिटी है, इसमें भी मतलब बच्चों के स्वास्थ्य और मोर्टेलिटी के बाद है, इसमें भी है। इसमें मैटरनल हेल्थ या मातृत्व स्वास्थ्य का एक एडिशनल पहलू इसमें जुड़ा हुआ है जो कि उसमें नहीं है। यानी देखा जाए तो ये इसमें आपके स्वास्थ्य में मातृत्व स्वास्थ्य को भी इसमें जोड़ दिया गया है, ये मानते हुए कि जैसे हमारा जो आंगनवाड़ी केंद्र है उसमें नवजात बच्चों और जो ऐसी माताएं हैं जो गर्भवती हैं या गर्भ प्रसव दी हैं, उन दोनों के या दूध पिला रही हैं, उन दोनों के हेल्थ पे ध्यान देना है कि कहीं ना कहीं उससे जो है बच्चों के स्वास्थ्य में ये चीज़ें दिखाई देती हैं। ठीक है, एजुकेशन में यहाँ पे ईयर ऑफ स्कूल अटेंडेंस जो यहाँ पे है वो वहाँ पे भी है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कुकिंग फ्यूल, उज्ज्वला योजना याद करिए, ये यहाँ वहाँ पर भी है, वैश्विक स्तर पे भी एमपीआई में यहाँ पर भी है। स्वच्छता वहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ड्रिंकिंग वाटर पेयजल वहाँ पे भी है, वैश्विक वाले में भी यहाँ पे भी है। घर वहाँ पे भी है, यहाँ पर भी है। बिजली वहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। एसेट संपत्ति वहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। बस एक बैंक अकाउंट इसमें अलग से जोड़ा गया है जनधन खाते को, क्योंकि माना गया है कि कहीं ना कहीं जीवन का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में ये भी चीज़ें शामिल होती है। ठीक है, तो देखा जाए कि ये जो 12 है, 12 जो वेट, उसमें मैटरनल हेल्थ और बैंक अकाउंट छोड़ दिया जाए तो बाकी ये जो 10 के 10 है वो किससे लिए गए हैं, ग्लोबल एमपीआई है। यानी कहीं ना कहीं जो एनएमपीआई है, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, जो नीति आयोग तैयार कर रहा है, वह वैश्विक स्तर पे जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है उसी के आधार पे तैयार किया गया है, लेकिन भारत के अनुसार, भारत की परिस्थितियों के आधार पे अनुकूलित है। क्यों ऐसा किया गया है? क्योंकि इसके जरिए हम जो है वहाँ पे अपनी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में सुधार करना चाहते हैं वैश्विक स्तर पे। ठीक है, और इसको इसलिए अपना रहे हैं ताकि माइक्रो लेवल पे, सूक्ष्म लेवल पे भारत के विभिन्न जो चरणों हैं, इतने 12 चरणों में बांट के इनमें जहां जहां कमी रह जाएगी वहां पर हम इसको देखते हैं। ठीक है, चलिए अगला न्यूज़ देखते हैं। 30 नवंबर से दुबई में जो है COP28 का सम्मेलन हो रहा है। UAE COP28 दुबई में हो रहा है। यह कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टी यानी जलवायु सम्मेलन पर जो पार्टी भागीदारों का जो सम्मेलन है, ये हर साल होता रहता है। ठीक है, इसमें भारत सरकार ने एक अपना अनुकूलन संचार भेजा है, नेशनल संचार BUR, यानी कि द्विवार्षिक जो है अपडेटेड रिपोर्ट BUR, बाइनियल अपडेट रिपोर्ट भी उसमें जारी किया है। साथ ही में अनुकूलन संचार भी भेजा है, अनुकूलन संचार एडाप्टेशन जो है कम्युनिकेशन, इसमें भेजा है। यह कहीं ना कहीं हर देश के ऊपर जो है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत जो बाध्यताएं हैं, जो कि हर देश क्योटो प्रोटोकॉल के तहत नेटकॉम या नेशनल कम्युनिकेशन राष्ट्रीय संचार देना था, और पेरिस एग्रीमेंट के तहत वो राष्ट्रीय संचार के जगह हर दूसरे वर्ष जो है BUR या बाइनियल अपडेटेड रिपोर्ट, जिसमें ये बताया जाता था कि उत्सर्जन के लिए उसने क्या किया गया है, और साथ ही में ये भी कहा गया था कि वह देश अपने यहाँ जलवायु परिवर्तन के प्रति जो अनुकूलन उपाय है उसको, यानी जलवायु परिवर्तन को सहन बनाने के लिए, सहनशील बनाने के लिए अपने देश या अपने लोगों के लिए
उसके लिए जो प्रयास किए गए हैं उस पर भी रिपोर्ट जारी कर दी। तो ये पहली रिपोर्ट, उस तरह की अनुकूलन संचार की पहली रिपोर्ट भी यहाँ पे जारी की गई है। इसमें सरकार ने बताया है कि पिछले 15-16, क्योंकि पेरिस एग्रीमेंट 15 से ही है, तो 15-16 से लेके 20-21 तक सरकार में जो है कहीं ना कहीं खर्च में ही वृद्धि हुई है, और ये उसके जीडीपी के भी वृद्धि के रूप में दर्शाता है। जैसे 20-21 में उसमें जो हमने खर्च किया है वह हमारे जीडीपी का 5.5% है, ठीक है। और इसमें यह भी कहा गया है कि अगर आप देखें तो अगर जलवायु अनुकूलन या अनुकूलन क्या होता है, तो उसमें यह है कि जो संभावित जलवायु परिवर्तन है उसको लेके सामाजिक, आर्थिक और भी जो सामुदायिक आधार पे कैसे समायोजन किया जाए, कैसे चीज़ें उससे किया जाए ताकि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव कम से कम पड़े। उसके लिए तैयारी होनी चाहिए, उसके लिए अपने जनसंख्या को तैयार रखना चाहिए, उसके लिए वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ठीक है। ये सारे पहलू इसमें शामिल होते हैं। और ये जो अनुकूलन संचार होता है यह कहीं ना कहीं जो जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को लेकर, उसमें जैसे समन, मिटिगेशन यानी कटौती करना, और उत्सर्जन में कमी, ये दोनों के साथ मिलकर ये तीन पहलू, जो ये आधार है, यह पूरे जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को कहीं न कहीं उसको सुनिश्चित करते हैं कि उससे लोगों से बचा जा सके। यानी जलवायु परिवर्तन के लिए जो जिम्मेदार कारक हैं उसको कम करना है, उसके प्रभाव को रोकने के लिए प्रयास करना है, और अगर अब प्रभाव है ही तो जो अपनी जनसंख्या है या लोग हैं या जो उसके साथ हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर और जो संसाधन है यानी जो रिसोर्स हैं उनको कैसे बचाया जा सके ताकि जो संवेदनशील सुभेद्यता या वल्नरेबिलिटी है उसको कम किया जा सके, ठीक है। आइए चलिए हम इसको समझते हैं। भारत ने जो है संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC को बताया है कि उसने जलवायु अनुकूलन पर 2021-22 में लगभग 13,35,00,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जो उसके सकल घरेलू उत्पाद का 5.5% से थोड़ा अधिक है। और अगले आने वाले समय यानी अगले 7 वर्षों में यानी 2030 तक लगभग 57 लाख करोड़ रुपए का खर्च उस पर होने की उम्मीद है, ऐसा भारत ने बताया है। और ये जो भारत का नवीनतम सबमिशन है यह जो है उसके अनुकूलन आवश्यकताओं का पहला मूल्यांकन भी है, यानी उसका जो एडाप्टेशन के लिए उसको जो चाहिए वो करना है, और उसको क्या क्या, जैसे भारत भी एक विकासशील देश है और पेरिस एग्रीमेंट के तहत ये कहा है कि जो भी विकासशील देश हैं ये अनुकूलन संचार देंगे तो वो क्या क्या कर रहे हैं वो भी बताएंगे, साथ ही में उनको अपने अनुकूलन के लिए क्या तकनीकी या संसाधन की आवश्यकता है उसको भी इसमें उनको बताना होता है। क्योंकि क्लाइमेट न्याय, क्लाइमेट जस्टिस या जलवायु न्याय के लिए ये है कि जो विकासशील देश हैं उनके लिए जो है एडाप्टेशन के लिए जो है जो विकसित देश हैं वो संसाधन और तकनीक उपलब्ध कराने के लिए वो क्या हैं, लायबल हैं, ठीक है। आइए देखते हैं कि अनुकूलन पहल क्या होती है। तो देखिए, अनुकूलन से तात्पर्य क्या है कि वास्तविक या अपेक्षित जो जलवायु परिवर्तन है उसके जो प्रभाव हैं उसके जवाब में पारिस्थितिकी, सामाजिक और आर्थिक प्रणालियों में समायोजन है। जैसे आपको पता है, आप यहाँ से कहीं जा रहे हो पहाड़ों में, ठीक, अभी मैं हाफ शर्ट और हाफ स्वेटर पहना हूँ और मुझे पता चले कि अभी मुझे पहाड़ों में जाना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं जाना है मैं ऐसे चला जाऊँ। जब ऐसे चले जाओगे तो रात में आप बीमार हो जाओगे, मैं बीमार हो जाऊँगा और हो सकता है कि मैं हॉस्पिटलाइज हो जाऊँ और बहुत दुर्भाग्य हो सकता है कि मेरी जान भी जा सकती है। ये क्यों होगा? क्योंकि वहाँ की जो आने वाली परिस्थितियाँ हैं उसके आधार पर हम अपने आप को तैयार नहीं किया। लेकिन अब हमें वहाँ जाना है पहाड़ों पे, हमें पता है कि वहाँ ठंड पड़ेगी, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ेगी, बर्फबारी भी हो सकती है। उसके लिए क्या करना, हमें उस तरह के कपड़े, उस तरह के संसाधन, उस तरह की व्यवस्थाएं पहले से करनी होगी। तो हो सकता है उस पर खर्चा लगे, लेकिन जब हम वहाँ जाएंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे, उस क्लाइमेट से हम बचे रह सकते हैं। और जब हम नहीं बिना तैयार हुए पैसा बचा के चले जाएंगे इसी हाफ स्वेटर पे, तो वहाँ जो बीमार होंगे, जो हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा होगा, या अगर जो जान चली जाती है तो उसका जो लॉस होगा, वो जो इसके लिए तैयारी करेंगे उससे बहुत कम होगा, उससे मतलब बहुत ज़्यादा होगा। यानी कि वो बातें ये जलवायु एडाप्टेशन ये कहती है कि आप आने वाली चुनौतियों के लिए जो पारिस्थितिकी, इकोलॉजिकल लेवल पर, सोसाइटी लेवल पे, इकोनॉमी लेवल पे अपनी इस तरह की तैयारी करिए, अपने को इस तरह के समायोजित करिए ताकि
उसकी चुनौतियों का आप सामना कर सके, नहीं तो जो चुनौतियां आएंगी, जो उसका दुष्प्रभाव होगा वो ज्यादा विनाशक होगा। ठीक है, तो ये बातें इसमें, ये पूरा जो अनुकूलन पहल है इसी पे चलता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, क्योंकि जब बीमारी हो गई तब क्या, तब तो झेलो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। इसमें यह है कि अनुकूलन गतिविधियां हैं, इसमें बहुत व्यापक होती हैं। अगर इसमें देखें तो काफी व्यापक होती है। इसमें क्या करते हैं, समुद्र के बढ़ते जलस्तर के लिए समुद्र के किनारे दीवार बनाते हैं, तापमान लचीली फसलों का विकास करते हैं, जैसे कि भारत में मिलेट जो है बाजरा और मोटे अनाजों का जो वो किया जा रहा है। अर्ली वार्निंग सिस्टम, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली विकसित करते हैं जिससे कम से कम जान माल की क्षति न होने पाए। और आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे, यानी आपदाओं के सहन करने के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे मैंने पिछली बार अभी कुछ दिन पहले ही बताया था जब आपदा पढ़ा रहा था कि बाढ़ आती है, किसी का कच्चा मकान है और किसी का पक्का मकान है, तो कच्चा मकान तो उसका मकान समाप्त हो जाएगा और पक्का वाले का बाढ़ चली जाएगी, वो बचा रहेगा। यानी हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा रहे जो प्राकृतिक आपदाओं के प्रति सुबह जो है मजबूत रहे, रिसाइलेंस रहे। प्रभाव पड़े तो ठीक है, उसको झेल ले। रिसाइलेंस मतलब जैसे खूब तेज हवा चल रही है, कोई पौधा ऐसे वैसे हुआ फिर खड़ा हो गया, ये नहीं आया और खत्म हो गए। तो जो लचीला इधर उधर होके अपने आप को सही कर ले, आपदाएं आए ठीक है, आएगा, या तो उसको कुछ नहीं बिगाड़ पाए या बिगाड़े भी तो वो चली जाए तो सही रहे। इस तरह की चीजें हमें तैयार करना पड़ेगा। और इस तरह से जो अनुकूलन की दिशा में समय से जो प्रयास करेंगे वो जलवायु आपदाओं और आर्थिक नुकसान को रोका जा सकता है। जैसे आप सोचो कि कोई हवाई अड्डा है या कोई जो है पावर स्टेशन है, बाढ़ आने का खतरा है, बाढ़ आएगा तो वो डूब जाएगा, जब डूब जाएगा तो पूरे बिजली सप्लाई और किस तरह की समस्याएं आएगी। उससे अच्छा है अगर वहां पे दीवार बना दिया जाए ताकि बाढ़ से उसका बचाव हो सके। तो जो आप सोचो कि दीवार बनाने का जो खर्चा आएगा और जो पावर सप्लाई या जो बाढ़ से उसका नुकसान होगा, उन दोनों का तुलना करोगे तो दीवार बनाने का खर्चा कम आएगा, यानी अनुकूलन का खर्चा कम आता है। ये इसी सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, राष्ट्रीय संचार नेटकॉम या द्विवार्षिकी अद्यतन रिपोर्ट। देखिए, जब ये सम्मेलन हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था 1997 का, उसके बाद पेरिस एग्रीमेंट हुआ, इन दोनों में कहा गया था, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल में कहा गया था कि देश समय समय पर अपने जो है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का जो उनके पास आंकड़ा है उसको UNFCCC को जमा करेंगे। ठीक है, और पेरिस एग्रीमेंट में कहा गया कि उसके जगह द्विवार्षिक अपडेटेड रिपोर्ट, बाइनियल अपडेट रिपोर्ट जो है जिसको BUR कहा जाता है, वह जो है जमा करेंगे। ठीक है, भारत इसी तरह का जो कहीं ना कहीं रिपोर्ट अभी जमा करता रहा है। और जो ये अभी जो ये लेटेस्ट रिपोर्ट है जो 9 दिसंबर को यानी कल जो जमा किया गया है, नेटकॉम बोलते हैं, नेशनल कम्युनिकेशन, क्योटो प्रोटोकॉल के तहत नेशनल कम्युनिकेशन, और पेरिस एग्रीमेंट के लिए ये BUR बाइनियल अपडेट रिपोर्ट, ये दोनों एक ही जैसे है। तो अब क्योटो प्रोटोकॉल के तहत तीसरा नेटकॉम प्रस्तुत कर दिया, अब ये आखिरी हो गया, अब उसको नहीं करना है। लेकिन पेरिस समझौते के लिए ये BUR अभी आगे भी जारी करता रहेगा। ठीक है, तो इसमें इसने भारत ने बताया होगा कि उसने ग्रीन हाउस उत्सर्जन के लिए क्या क्या किया है, उसका उत्सर्जन क्या है ये बताया। साथ ही में इसी के साथ साथ पेरिस एग्रीमेंट में कहा गया था कि जो है उसको अपना एक क्लाइमेट एडाप्टेशन रिपोर्ट भी देना पड़ेगा। एडाप्टेशन कम्युनिकेशन उसको बोला जाता है, या अनुकूलन के लिए उसने क्या किया गया ये भी देना होगा। तो ये तीसरी रिपोर्ट थी नेटकॉम, और एडाप्टेशन कम्युनिकेशन पहला था। तो इस तीसरी रिपोर्ट नेटकॉम में उत्सर्जन को लेकर इसमें क्या कहा गया है, तो इसमें अगर देखें तो ये बताता है कि वर्ष 2019 के लिए भारत के ग्रीन हाउस उत्सर्जन की विस्तृत सूची इसमें बताया गया है। ये बताता है कि भारत का कुल उत्सर्जन 3.13 अरब टन है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट के रूप में लिया जाता है तो 3.13 अरब टन है। और इसमें अगर हम अपने द्वारा वनकी क्षेत्र जो हमारे यहाँ फॉरेस्ट है उसके द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कर लिया गया है, उसके बाद जो नेट बचा वह है शुद्ध उत्सर्जन 2.64 अरब टन है। और ये जो आंकड़ा है यह अमेरिका का आधे से भी कम, और चीन के जो उत्सर्जन है उसका 1/4 है। ये हमें बताता है कि कहीं ना कहीं जो हम उत्सर्जन कर रहे हैं, हमारी जनसंख्या चीन से ज्यादा हो गई है, चलो मान लिया हमारी और चीन की बराबर है, फिर भी हम चीन की जो उत्सर्जन है उसका 1/4 कर रहे हैं। और अमेरिका का तो जनसंख्या हमारे जो है कह सकते हो कि 30% के ही बराबर है, उसका जो है हम
आधा कर रहे हैं, जिस वजह से कहीं ना कहीं भारत जो है ये बताता है कि उसका जलवायु परिवर्तन में बेहतर स्थिति है। उसी तरह से अब जैसे बताया कि अनुकूलन संचार के लिए भारत ने जो अपना प्रस्तुत किया है, इसमें बताया है, इधर देखिए, इसमें ये बताया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण जोखिमों के होने के लिए जो भारत ने तैयार किया, वो बताया कि 2030 से 2050 के बीच में जो भारत में केवल फसल हानि होगी, खाद्य और गैर खाद्य, उसका कुल आर्थिक मूल्य 28.6 से 54.8 अरब डॉलर के बीच में रहेगा। यानी आप देखिए तो तकरीबन 2 लाख से आज के डेट में 2 लाख से 4.5 लाख करोड़ के बीच में जो फसलों का नुकसान हो सकता है। और अगले 50 वर्षों में यानी 2070 तक ये आंकड़ा 612 से 1014 अरब डॉलर, यानी काफ़ी बड़ा आंकड़ा, इससे जलवायु परिवर्तन के कारण नुकसान उठाना पड़ सकता है हमें। ठीक है, और भारत ने कहा है कि वो अपने अनुकूलन प्रासंगिक गतिविधियों पर भी व्यय कर रहा है और पूर्ण राशि के साथ साथ सकल घरेलू उत्पाद में भी ये बढ़ रहा है। यानी भारत अपने अनुकूलन के लिए प्रयास में लगातार पैसा लगा रहा है, खर्च कर रहा है। और ये केवल ये नहीं कि सिर्फ राशि ही बढ़ रही है, वो उसके जीडीपी जैसे जैसे बढ़ रही है उसके साथ भी उसका परसेंटेज बढ़ रहा है। जैसे पहले 100 रुपये खर्च करो, तुम्हारी जीडीपी 1000 रुपये है तो 10% हुआ। बाद में तुमने 1100 रुपये खर्च किया तो 10% तो आय में जो खर्च में वृद्धि हुई, लेकिन जीडीपी तुम्हारी बढ़ के कितनी हो गई? 1200, तो परसेंटेज वाइज घट गया। भारत कह रहा है कि वो आय जो आंकड़े हैं, जो एग्जैक्ट टोटल नंबर है पैसा, वो भी ज्यादा खर्च कर रहा है और परसेंटेज वाइज भी उसका खर्च बढ़ रहा है। जैसे 2015-16 में इसने 5 लाख करोड़ रुपए खर्च किया था, जो उस समय के जीडीपी का 3.7% है। और 21-22 में 13 लाख 35 हजार करोड़ रुपए खर्च किया है और इसके सकल घरेलू उत्पाद का 5.6% है। यानी कि जैसे जैसे भारत जीडीपी बढ़ रही है, वो अपने खर्च के आंकड़े को और बढ़ाता जा रहा है। और इसमें कई सारी ऐसी योजनाएं हैं, अगर आप देखोगे तो जो कहीं ना कहीं उसको देखिए, इसमें जो है जैसे जल जीवन मिशन, पीएम आवास योजना, स्वच्छता मिशन, गंगा सफाई पहल और बहुत सारी गर्मी से जुड़ी चक्रवात प्रणाली, ये सारी योजनाएं कहीं ना कहीं मिटिगेशन है, एडाप्टेशन है। जैसे आप देखिए कि जो मैंग्रोव है, मैंग्रोव लगाने से मिटिगेशन भी होगा, जलवायु परिवर्तन का जो प्रभाव है वो कम होगा, साथ ही में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को सहन, यानी जो समुद्र का बाढ़ आएगा उससे भी रोका जा सकता है। इसी तरह से जो मोटे अनाज है उत्पादन है, उससे क्या होगा, पर्यावरण में जो आप देखा जाएगा जो जलवायु परिवर्तन में कृषि क्षेत्र की भूमिका है लगभग 13% है भारत की, उसमें भी कमी आएगी, क्योंकि ज़्यादातर धान, जो पानी वाले धान में खेती की जाती है पानी भर के, उसमें बहुत ज़्यादा निकलता है मीथेन, उसके कारण भी बहुत होता है, उसमें भी कमी आएगी। और साथ में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के कारण जो नुकसान होगा फसलों का, उससे भी बचा जा सकता है मोटे अनाजों की खेती करके। तो कुल मिला के भारत सरकार ने ये अपनी रिपोर्ट दी है, इसको आप लोग पढ़िएगा। और बाकी इसका जो PDF है, जैसे इसमें रखा है, सब ऐसे ही आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं कल, नमस्कार।